शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी दानिश शेयर कर रहे हैं ओमान से। दानिश कहते हैं कि आज आपके साथ मेरा एक दोस्त अंस होता है, मस्कत में होता है। तो उसके पास मैं वेकेशन में 2K22 में गया था। उसके पास मैंने स्टे करना था। तो वहाँ पर हम लोगों ने जब रात का खाना खाया, डिनर के बाद हम लोग रूम में थे, तो बातों बातों में हॉरर स्टोरीज़ पर भी बात छिड़ गई। तो उसका ये कहना था कि हमारी दादी अम्मा अपने अब्बू की ज़िंदगी का एक खौफनाक किस्सा हमें सुनाया करती थी। दादी अम्मा बताती हैं कि उनके अब्बू जो थे, जब वो बिल्कुल यंग हुआ करते थे, तो उनका एक दोस्त होता था जिसका नेम अल्फ़ाम था। अल्फ़ाम जो था वो उनका बचपन का दोस्त था, लेकिन उसका रुझान जादू टूनों की तरफ बहुत ज़्यादा था। वो ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों को वो करने की हमेशा से ख्वाहिश रखता था। अल्फ़ाम पहले पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन दादी अम्मा के अप्पू ये बताते हैं कि बीच बीच में कुछ ऐसी स्टेज आ गई कि वो अजीबोगरीब बातें करता था। यानी वो ऐसी हरकतें करता था कि वो मुझे अगर किसी खजूर के दरख्त के पास बिठाता था, मुझे कहता था आंखें बंद करो, मैं आंखें बंद करता था, मैं आंखें खोलता था तो हम लोग किसी और जगह पर होते थे। जब मुझे भूख लगती थी तो पलक झपकते वो कोई ना कोई चीज़ हाजिर कर देता था। इसके बाद वो अजीबोगरीब बातें करता था कि इंसानी दिल निकाल कर उसने खाए, अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बाप तक के। मैं उसकी ये बातें नहीं मानता था। तो उसने फिर, जब मुझे उसकी हरकतें अजीब लगनी, मैंने उसको बाज़-औक़ात उसको आज़माने के लिए भी मैं ये करता था कि ये तो आदमखोर है, मुझे इससे डर लगता था। लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम मेरे दोस्त हो। जो अमल मैंने किया है, जो मैंने एक ऐसा जादू टोने का अमल किया है, एक ऐसी किताब से वो अमल किया है, वो बहुत सख्त अमल था। और उसकी शर्त ये थी कि मुझे ये पावर हासिल करने के लिए मुझे अपने माँ बाप और अपनी बीवी बच्चों का दिल निकाल कर खाना था। मेरे ऊपर इस हद तक वो अमल तारी हो चुका था कि मैंने उसको किया और मैंने उनके दिल निकाल कर खा लिए। उसके बाद मैं जिस इंसान का चाहूँ दिल निकाल कर खा सकता हूँ। सिर्फ मुझे एक बार अमल करना होगा। मुझे इंसानी दिल आम की शक्ल में नज़र आता है, और जब मैं वो अमल करता हूँ तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब मैं उसका दिल निकाल कर खा जाता हूँ और वो इंसान सुबह मर जाता है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ मैं जा सकता हूँ। मैं आंखें बंद करके तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता हूँ। वो एक आम इंसान नहीं रहा था, शायद वो एक भूत प्रेत बन चुका था या कोई आदमखोर। दादी अम्मा कहती हैं कि अब्बू ने जब उसकी ये बातें सुनी, अब्बू बड़े, उन पर भी शायद उसकी बातों का असर हो गया, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं जिस इंसान को चाहूँ, जब मैं उसको आवाज़ दूँ, उसके कानों में मेरी आवाज़ जा सकती है। और अगर वो फ़ौरन मुझे पलट कर जवाब दे देगा, तो वो फ़ौरन मेरे जवाब देने पर ही वो मेरे पास चला आएगा। वो जब तक मेरे पास नहीं आएगा वो रह ही नहीं सकेगा, और फिर मैं जब चाहूँ वो अमल करके उसका दिल निकाल कर खा सकता हूँ। जब उन्होंने ये बात सुनी तो अब्बू ने कहा कि ठीक है, मुझे भी वो अमल तो मैं भी वो करूँगा। उसने बहुत मना किया कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। जो मैंने गंवाया है तब जाकर मुझे ये सब हासिल हुआ है। ये जादू की बहुत अगली स्टेजेस पर आकर होता है, तुम ये नहीं कर सकते। तो मैंने उसे ये कहा कि नहीं, तुम मुझे बताओ तो सही, मैं करूँगा। उसने ये कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने बच्चों का, अपनी बीवी का दिल निकाल कर खा सको? मैंने उसे कहा कि तुम दो तो सही। पता नहीं उनके ऊपर वो चीज़ तारी हो चुकी थी, वो सवार हो चुकी थी, या उसके असरात थे उसके दोस्त के साथ रहने के। दादी अम्मा के अब्बू वो उससे अमल वगैरह लेकर घर आ गए, लेकिन जब घर पहुँचे अल्लाह ने उन पर करम कर दिया। अल्लाह ने उनको बचाना था। अपने बच्चों को देखा सोए हुए तो वो रोने लग गए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगी और तौबा की कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। मेरे जहन में, मेरे दिल में ये जो ख्याल आया था, मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। अल्लाह से रो रो कर तौबा की। जब अगले दिन वो अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो उनके दोस्त ने उनको यही कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम ये नहीं कर सकोगे। मुझे बहुत पहले से ही इस चीज़ का जुनून था, आज से नहीं। मुझे जादूगर बनने का, काला इल्म सीखने का जुनून था।
और मैं इसमें इस हद तक आगे आ गया कि अब मैं ये सब कर सकता हूँ। तो ये एक स्टोरी थी जो दानिश ने ओमान से शेयर की, अपने दोस्त अंस की दादी अम्मा के वालिद साहब की। बहुत शुक्रिया दानिश आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ शहाना नामी खातून जिनका ताल्लुक़ वाशिंगटन DC अमेरिका से था। वो कहती हैं, 2002 की बात है, मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी। सख्त सर्दियों का मौसम था। उस वक्त मेरी शिफ्ट इवनिंग में थी। वो जो फैक्ट्री थी बेसिकली वो फैक्ट्री जहाँ पर हम लोग बेकरी आइटम्स बनाते थे, जिसमें बहुत से कुकीज़, केक्स, इस तरह के बेकरी के जितने भी आइटम्स होते थे वो आते थे। वहाँ पर हम लोगों को नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। और फिर उस फैक्ट्री के पास उसी फैक्ट्री की एक आउटलेट भी थी जहाँ पर बहुत कम कीमत में उन्हीं कुकीज़ को, उन बिस्किट्स को, उन केक्स को सेल आउट किया जाता था और लोगों का वहाँ पर बहुत रश होता था। इसके अलावा मार्केट्स में भी उनकी सप्लाई की जाती थी। दिन के टाइम तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती थी, बहुत लोगों का रश होता था, लेकिन सर्दी इस हद तक ज़्यादा होती थी कि इवनिंग में उस फैक्ट्री की तरफ कोई भी नहीं आता था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ वीराना और सुनसान ही होते थे। और फैक्ट्री में भी सिर्फ वो लोग होते थे जिन लोगों ने नाइट शिफ्ट में काम करना होता था। इसी तरह मेरी भी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। काम करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर वॉक करती हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री से, अभी फैक्ट्री में ही थी, वहाँ के हॉल से बाहर निकली। मैं कुछ फ्रेश एयर चाहती थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। तो मैं चलती चलती जिस तरफ पार्किंग लॉट थी उस तरफ आई। वहाँ पर वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जैसे मैं चलती हुई जा रही थी वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं चल रही थी तो मुझे अपनी बैक साइड से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे भी कोई चल कर आ रहा है। जैसे मैं पीछे पलट कर देखती थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं नजर आता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा वहम है। मैं फिर सीधी चलने लग जाती थी। कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ी तो फिर मुझे बाकायदा कदमों की आहट बहुत ज़्यादा महसूस हुई। मैंने फिर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब जिस तरफ से मुझे वो कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे मैं उस तरफ गई तो मुझे बैक साइड से किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया। वो इतनी ज़ोर से किसी ने मुझे धक्का दिया कि मैं मुंह के बल जाकर नीचे गिरी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। मैं उठी तो चारों तरफ कोई भी नहीं था। जैसे मैंने, जिस तरह से मुझे किसी ने धक्का दिया था, मैं आगे होकर देखने लगी तो मैंने वहाँ पर बाकायदा शेडोज़ को देखा। वो स्याह कलर का एक शेडो था और वो बिल्कुल उसी पार्किंग एरिया के एंड में खड़ा था। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। ब्लैक कलर का उसका वजूद था। उसको देखने की देर थी मैं बहुत डर गई। इतनी खौफज़दा हुई कि मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और मैं अपने ऑफिस में आई। वहाँ पर आकर मैंने मैनेजर से बात की और मैंने मैनेजर को कुछ भी नहीं बताया, बस उनसे ये कहा कि मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब उन्होंने मेरी हालत देखी वो समझ चुके थे कि इसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। खौफ से मैं थर थर काँप रही थी और मुझे बहुत सा बुखार भी हो गया था। जैसे मैं वहाँ से वापस आई, मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन मेरे जहन पर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैंने फ़ील किया था और वो जैसे डिप्रेशन में मैं चली गई। ट्रीटमेंट्स भी करवाई। तो जिससे भी मैं ये बात शेयर करती थी, जो भी इल्म रखते थे इस चीज़ के बारे में, उन लोगों का यही कहना होता था कि वो उस वक्त वहाँ पर वो भूत थे, घोस्ट थे, जिन्नात थे वहाँ पर, जिन्होंने इस तरह से अपना आप जाहिर किया और मुझे धक्का दिया। दोबारा मैं उस फैक्ट्री में कभी भी नहीं गई। 2 साल में डिप्रेशन में रही। उसके बाद जाकर मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल हुई। ये एक स्टोरी थी शहाना की जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही है। इकरा कहती है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया था। हम लोग उस घर के 2nd फ्लोर पर रहते थे। जो 1st फ्लोर था वहाँ पर एक और फैमिली रहती थी। वो लोग भी पूरी फैमिली थे और हम लोग भी पूरी फैमिली थे। 3rd फ्लोर जो था वो खाली था। उसके ऊपर सिर्फ एक बहुत बड़ा छत होता था। अक्सर गर्मी के मौसम में ऐसा होता था कि हम लोग दोनों फैमिलीज़ तीसरे फ्लोर पर जाकर बैठा करते थे शाम के वक्त,
काफ़ी ऊंची वो जगह थी, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा तंग थे और बंद थे, और गर्मी में जब बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती थी तो हम लोग ऊपर चले जाया करते थे। एक शाम की बात है, हम लोग छत के ऊपर बैठे हुए थे, तो मगरिब जब होती थी तो हम लोग नीचे आ जाते थे। वो लोग अपने पोर्शन में वापस चले जाते थे और हम लोग अपने पोर्शन में। और जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो हम लोग छत पर जाकर सो भी जाया करते थे, वो लोग ऊपर नहीं आते थे सोने के लिए। हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, तो जैसे मगरिब की अजान हुई उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। उनकी जो बेटियां थी वो नीचे चली गई, आंटी भी नीचे चली गई, हम लोग अपने पोर्शन में आ गए। हम लोगों का जो घर था उसकी बैक साइड पर एक छोटा सा सहन था, वहाँ पर लॉन्ड्री एरिया बना हुआ था। उस साइड पर जब हम लोग जाकर बैठे तो मेरी बहन जो थी, मैं भी वहाँ पर, वो भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रही थी। अम्मी किचन में खाना बना रही थी। एकदम से हमें किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। हम लोग आपस में बातें कर रही थी, जब हमें हंसने की आवाज़ आई तो हम लोगों ने ऊपर छत की तरफ देखा। वो जो छत था, हम लोगों के घर का जो छत था, वहाँ से झांक कर उस सेन में देखा जा सकता था। तो हम लोग क्या देखते हैं, छत की दीवार के ऊपर से कोई लड़की नीचे झांक कर देख रही थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, खुले हुए बाल थे, वो बाल भी साथ लटक रहे थे, और उसका चेहरा इतना सफ़ेद था, इतना सफ़ेद था, और बहुत काली आंखें थी। जैसे हम लोगों ने उसका चेहरा देखा, हम लोग चीखें मारने लगी कि ये कौन है। जब हम लोग चीखें मारी तो वो बाकायदा उसने अपना सर पीछे कर लिया, वो सर समेत आधा आधा धड़ भी उसका आगे झुका हुआ था। अम्मी बाहर भागी, अम्मी ने कहा पता नहीं इनको क्या हो गया। हम लोग इतनी डरी हुई थी कि हम लोग चीखें मारते हुए कमरे में भागी। अम्मी पीछे आई, अम्मी ने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अम्मी का तो वहम भी नहीं था कि ऊपर कोई हो सकता है। अम्मी जब कमरे में आई, हम लोगों ने अम्मी को ये बात बताई। हमारी चीखें सुन के नीचे वाले भी ऊपर आ गए। उन लोगों ने भी जब ये सुना तो सारे परेशान हो गए कि अभी तो ये लोग ऊपर थी, कुछ भी नहीं था छत पर, भला कौन हो सकता है। अम्मी वगैरह, आंटी वगैरह सब लोग ऊपर भाग कर गए। छत पर कोई भी नहीं था। छत इतना ऊंचा था कि आसपास वाले तो उधर आ भी नहीं सकते थे। छत तीसरी मंजिल काफ़ी ऊंची थी। हम लोग बहुत डर गए, हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। उसके बाद अम्मी ने मना कर दिया कि तुम लोगों ने ऊपर जाकर नहीं बैठना, इस पिछले सेन में बैठ जाया करो। उसके बाद हम लोग पिछले सेन में भी एक हफ़्ता हम लोग नहीं जाकर बैठी। इतना खौफ था हम लोगों के दिल में। तकरीबन एक हफ़्ते के बाद हम लोग दोबारा, बहुत गर्मी थी, लाइट भी ऑफ थी, तो हम लोग बाहर पिछले सेन में बैठी हुई थी। आज फिर छत के ऊपर से हंसने की आवाज़ आई। आज फिर हमने वहाँ पर उसी लड़की को नीचे झांक कर देखते हुए देखा। हम लोगों का फिर वही हाल हो गया। हम लोग फिर अंदर भागे, हम लोग बहुत डर गए। हमने अम्मी से कहा कि अम्मी ऊपर कोई है। अब अम्मी बड़ी परेशान कि पता नहीं ये क्या माजरा है, कौन इन लोगों को बार बार ऊपर नज़र आता है। अम्मी की एक खाला थी, वो ये जिन्नात वगैरह के दम किया करती थी। अम्मी ने उनकी तरफ पैगाम भिजवाया। वो हमारे महल्ले में रहती थी। वो खाला हमारे घर आई। जैसे वो खाला हम लोगों के घर आई, आते साथ उन्होंने ये कहा कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी जो तीसरा फ्लोर है, वहाँ पर रात के वक्त एक भूत है जिसका बसेरा, एक जिन्नात है, और वो जिन्नी है। जब ये लड़कियों पर जाकर बैठती हैं वहाँ पर मौजूद होती है। जब ये ऊपर नहीं आती तो ये इनको अपना आप जाहिर करती है। बेहतर यही है कि लोगों को इस पिछले सेन में भी ना बैठने दो और छत पर भी ना बैठने दो, वरना वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा देगी। उसके बाद ये बात बिल्कुल सच हुई। वो हमें अक्सर नज़र आती थी। हम लोग सेन में भी नहीं बैठते थे, वो सीढ़ियों में आकर खड़ी होती थी, जैसे वो हम लोगों का इंतज़ार करती थी। और नीचे वाले पोर्शन के जो फैमिली थी, उन लोगों ने भी 3 से 4 बार ये कहा है कि सीढ़ियों से झांक कर कोई लड़की हमें देख रही होती है। जब हम लोग उस तरफ देखते हैं तो वो पीछे हटती है, और सीढ़ियों में जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, और आप लोगों से पूछते हैं तो आप लोग भी नहीं होते। हम लोग इतने खौफज़दा हुए कि उन लोगों ने भी वो घर छोड़ दिया, और हम लोगों ने भी। उसकी तीसरी मंजिल जो थी वो सेबज़दा थी। ये एक खौफनाक कहानी थी हम लोगों की ज़िंदगी की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। जैसे ये थी आज की 3 हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।